एक तो ये मंत्री खरीदे जाते हैं, हम और आप सब जानते हैं, और फिर हम कुछ कर नहीं पाते। ये है हमारा डिसेबिलिटी। अगर बोला जाए तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम जनता जो है एक तरीके से डिसेबल्ड है। ये लोकतंत्र आखिर फिर क्या, किसी के एस्पिरेशन के एक्सपेरिमेंट के लिए एक अड्डा है क्या? ये कोई लेबोरेटरी है? और जनता क्या है? जनता एक बार वोट देती है तो उसके बाद उसकी और बाकी राइट्स कहाँ जाते हैं? सड़ती लोकतंत्र देख रहे हैं आप आई फैक्टर पे। आज के हमारे विषय है सचिन पायलट। सचिन पायलट, अच्छा पायलट सबसे प्लेन आना चाहिए ना। तो आप अगर विकिपीडिया में इनके बारे में पढ़ें तो आपको दिखेगा एक प्लेन के पास ये खड़े हैं, लेकिन दूसरे पायलट की तरह नहीं, एक नेता की तरह, एक डेलीगेट से हाथ मिलाते हुए। चलिए इनके बारे में शॉर्ट में पूरी कहानी समझते हैं। सचिन पायलट कहते हैं कि ये बहुत ही एस्पिरेशनल थे बचपन से ही, और अपने पिताजी की तरह ये भी आर्म फोर्सेस में जाकर के सेवा देना चाहते थे। बहुत गर्व की बात है। लेकिन उसके बाद जब ये 26 साल की उम्र के थे तब अचानक से 2004 की बात है ये, जब इन्हें मौका मिला किसी और तरीके से देश की सेवा करने की, और वो थी लोकसभा इलेक्शन में एक एमपी बनने की। आप समझ सकते हैं देश का सबसे यंगेस्ट एमपी बनने का गौरव और ये खुशी क्या हो सकती है। 26 साल की उम्र में जब हम और आप जैसे युवा अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट करके नौकरी कौन सी करनी है या नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी बारे में खबरें पढ़ रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं, उस समय ये एमपी बन के देश के पार्लियामेंट के भीतर प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यहाँ से इनकी एस्पिरेशन की उड़ान उड़ी। उसके बाद दोबारा से इलेक्शन अजमेर से लड़े और दोबारा ये इलेक्शन जो है 2009 में ये जीत गए। आप सोचिए एक यंग 26 साल का लड़का जो मजबूरी में इलेक्शन लड़ता है क्योंकि उनके पिताजी का सडन डेथ हो जाता है, वो लड़का 2 बार इलेक्शन लड़े और दोनों बार एमपी पद के लिए चुना जाए। आप समझिए कि उनके एस्पिरेशंस किस लेवल तक चली जाएगी। हालांकि इन्हें दोबारा उसके बाद ठोकर मिली 2014 में जब ये इलेक्शन लड़े। उस समय कहते हैं मोदी की आंधी चल रही थी, तो उस आंधी में इनकी सारी एस्पिरेशंस जो है कहीं उड़ गई और ये हार गए। बीजेपी उस समय अगर गधों को भी कहीं खड़ा कर रहा था तो वो भी जीत जा रहे थे। तो खैर उसी एक दौर में सचिन पायलट हार गए। लेकिन इस हार के बावजूद राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस को क्लीन स्वीप कर दिया। इसके बावजूद सचिन पायलट को दारोमदार दे दिया गया राजस्थान के कांग्रेस पार्टी का। तो कांग्रेस ऑल पार्टी कमेटी का राजस्थान का अध्यक्ष बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया गया हमारे सचिन पायलट जी को। सोचिए इतना सब के बावजूद अगर आपके साथ ये घटनाएं घट रही हो, और साथ ही साथ एक और बात चल रही थी उस समय सचिन पायलट, राहुल गांधी और हमारे सिंधिया साहब, ये तीनों युवा चेहरा कांग्रेस की तरफ से उभर रहे थे और माना जा रहा था कि अगर एक बार ऐसा झटका लगे और कांग्रेस पूरे देश में इंडिया के अंदर पार्टी बनाए तो ये 3 चेहरे ऐसा हो सकता है कि एक चेहरा देश को रिप्रेजेंट करे और 2 चेहरा जो है वो 2 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करे। हालांकि ये दोनों ही नहीं हो पाया क्योंकि जब 2018 में दोनों ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और सचिन पायलट ने अपने अपने दम पे, कहा जाता है कि अपने अपने दम पे राजस्थान और एमपी का सीट जो है जीता, उसके बाद दोनों को ही ठोकर मिली। क्यों? दोनों के एस्पिरेशंस में ठोकर मिली और दोनों को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी नहीं मिली। सचिन पायलट को भी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी नहीं मिली। लेकिन अगर आप उनके शपथ ग्रहण समारोह की अगर चर्चा करें तो उसमें क्लियर पता चलता है कि सचिन पायलट जो है वो कितना, उनकी एस्पिरेशंस किस लेवल पे थी और वो कितना डेस्परेट थे उस चेयर के लिए। क्या कहा जाता है कि अशोक गहलोत के मना करने के बावजूद वो प्रेसिडेंट के बगल में जाकर के कुर्सी पे बैठे। हालांकि अशोक गहलोत ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि बाकी मंत्रियों के साथ भी सचिन पायलट को जाकर के बैठना है, लेकिन एस्पिरेशंस बहुत हाई थे। और कईयों ने तो ये भी कहा है कि जब कांग्रेस राजस्थान में 2018 में जीती, उस समय कई लोगों ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने का एडवांस कांग्रेचुलेशंस तक बोल दिया था। लेकिन ये एस्पिरेशन जब आपका टूटता है उसके बाद ये आपके भीतर में एक घाव बनाता है। ये घाव कितने दिन तक छुपा रहेगा ये कोई नहीं जानता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नक्शे कदम पे चलते हुए इन्होंने सोचा कि ये भी राजस्थान में वही करेंगे जो सिंधिया ने एमपी में किया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि चलो
यहाँ पे भी रास्ता उतना ही आसान होगा, लेकिन आप जैसे ही एक बड़ी पार्टी से टूट के बाहर निकलते हैं तो दूसरी बड़ी पार्टी को अगर आप नहीं ज्वाइन करते हैं तो मामला पलट सकता है, और वैसे ही मामला राजस्थान में पलट गया। स्थिति इतनी बुरी हो गई है आज के डेट में कि सचिन पायलट ना इधर के रहे ना उधर के। अगर आप देखें तो ना वो बीजेपी को ज्वाइन कर पा रहे हैं और ना ही वो कांग्रेस में वापस जाने की स्थिति में है। अगर वो कांग्रेस वापस जाते हैं तो अशोक गहलोत उनकी कांग्रेस में वर्तमान परिस्थिति को, उनकी वर्तमान पोजीशन को इतना डाउन कर देंगे कि शायद वो अगले 3 साल घुटन भरी जिंदगी होगी जो वो बिताएंगे कांग्रेस पार्टी के अंदर। अगर वो बीजेपी को ज्वाइन करते हैं तो जो एलिगेशन अशोक गहलोत ने लगाए हैं वो बिल्कुल सही साबित हो जाएगा, और इस सिचुएशन में एक बड़ी जनता, राजस्थान की एक बड़ी जो संख्या में जनता है, उसको आप एक रीजन दे देंगे आपको, आपके ऊपर डिसबिलीव करने के लिए। अब सोचिए, अशोक गहलोत को जिसको कि हल्के में लिया जा रहा था, वो अशोक गहलोत बहुत गहरी घात निकली। उसके जड़ जो है, अशोक गहलोत के जड़ बहुत भीतर तक निकले, और उनको पता था कि ऐसे सिचुएशन पे एक युवा नेता को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो चलिए, ये सब बात थी पॉलिटिक्स की, और ये वो एंगल था जो आपको कोई भी मीडिया या मीडिया हाउस से मिल सकता है। मेरे सवाल थोड़े अलग है, आप उसको सोचिए। ये लोकतंत्र आखिर फिर क्या, किसी के एस्पिरेशन के एक्सपेरिमेंट के लिए एक अड्डा है क्या, या कोई लेबोरेटरी है? और जनता क्या है? जनता एक बार वोट देती है तो उसके बाद उसकी और बाकी राइट्स कहाँ जाते हैं? ये तो बड़ा ही ट्रैपिंग सिचुएशन हो गया कि आपने क्या किया, पूरा एफर्ट लगा करके 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने एफर्ट लगाया, विपक्ष को या फिर सत्ता में अगर कोई और पार्टी है उसको गाली दिया, जनता को बेवकूफ बनाया, इमोशनल बनाया, और खुद आ गए सत्ता में। सत्ता में आने के बाद खुद के एस्पिरेशंस पे आप खेलना शुरू कर दिए। एस्पिरेशंस की यहाँ अगर मैं बात करूं तो अशोक गहलोत की भी एस्पिरेशंस हैं। जब सचिन पायलट जो है, उनको एक मौका दिया जाना चाहिए था पूरे राज्य को आगे लेकर के जाने के लिए, यहाँ तक कि राजस्थान की भी जनता यही चाह रही थी। उस समय उन्होंने भीतर के अपने जड़ और खाद का यूज करके सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का लॉलीपॉप थमा दिया। वहां से अशोक गहलोत के मिसयूज ऑफ पावर का एक एविडेंस मिलता है। दूसरा मिसयूज ऑफ पावर जो है वो करते हैं हमारे सचिन पायलट। आप अगर कल जनता के पास गए थे तो आपने जो वादे किए थे उसको, उन वादों को पूरा करने के लिए आपको 5 साल तक कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए भी जनता के लिए या तो काम करना चाहिए था, या तो अपने पार्टी को क्लियरली एक्सपोज करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। और तीसरा बात, इसको थोड़ा गौर से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरकार ऐसी व्यवस्था हमारे लोकतंत्र में क्यों नहीं है जहां पे कि अगर ऐसा कोई घटना घट रहा हो तो इसमें पब्लिक का भी अपना कोई पार्टिसिपेशन का ऑप्शन हो, पब्लिक भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाए? ऐसा कोई ऑप्शन बनता क्यों नहीं? आई थिंक जानबूझ करके ये सिस्टम्स, जब हमारे फोर फादर्स संविधान में ऐसे सिस्टम्स लिख रहे थे तो पब्लिक को बिल्कुल नपुंसक बना दिया। एक बार वोट दो और घर में सुत रहो। क्या यही एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो? और चौथी बात, ये आई थिंक थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताता हूँ। अभी अशोक गहलोत जो है FIR दर्ज कर रहे हैं सचिन पायलट और उनके बाकी साथियों के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने एक लोकतांत्रिक पद्धति से चुन करके आई पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया। ठीक, सचिन पायलट क्या बोल रहे हैं कि मुझे पिछले 1.5-2 साल में काम करने का मौका नहीं दिया गया, सारी फाइलें मेरे तक पहुंचती नहीं थी, वो फाइलें कहीं से कहीं चली जाती थी। सवाल ये है, आप सोचिए कि इन सारे चीजों को हल्के में कैसे लिया जा सकता है। कोई एक इंपॉर्टेंट चेहरा, सचिन पायलट जैसा इंपॉर्टेंट चेहरा, जिसके ऊपर कई सारे युवाओं ने, कई सारे लोगों ने वोट दिया, उनको अगर पावर नहीं मिलता है और प्रोसीजर में कोई गड़बड़ी की जाती है तो उन प्रोसीजर की गड़बड़ियों के ऊपर CBI केस होना चाहिए। फिर एक स्टेटमेंट सचिन पायलट कहते हैं कि मुझे काम करने नहीं दिया गया 1.5 साल, इस बात पे तो CBI केस होना चाहिए, इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट को इस पे इंटरवेंशन करना चाहिए कि एक कोई MLA जो है वो अपने वर्डिक्ट में मीडिया और प्रेस के सामने, पूरे कंट्री के सामने विथ
सेंसेस वो ये बात बोल रहे हैं कि मुझे 1.5 साल काम नहीं करने दिया गया। दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस। लेकिन इसको अगर आप इसको अगर हमारा संविधान या हमारा देश अगर सीरियसली नहीं लेता है तो ऐसी बातें होती रहेंगी। इन चीज़ों को जो है हल्के में ली जाएगी, मगर ये हल्की बात नहीं है। आप सोचिए, थोड़ा गौर लगा कर। दूसरा, सचिन पायलट जो है, इनके ऊपर लगा इल्जाम जो अशोक गहलोत ने लगाया कि ये जो है एक पार्टी को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि अपने अपने एस्पिरेशंस के अंधेपन में लोग ऐसे अंधे हो गए हैं कि किस कुएं में गिर रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा। मतलब एक पार्टी जो लोकतांत्रिक तरीके से उठ करके आई है और राज्य चला रही है, और ऐसे कोरोना वायरस के इस महामारी के दौरान अगर कोई बंदा कहता है कि 1.5 साल से मुझे काम करने का मौका नहीं मिला इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इस पार्टी को तोड़ रहा हूँ, तो उसके एक तो इंटेंशन पे डाउट करना चाहिए, और दूसरी बात ये कि उस पूरे पार्टी के इंटेंशन को डाउट करना चाहिए कि आप जनता को समझ के क्या रखे हैं, एक तरीका, एक जरिया। और जो तीसरी बात सामने निकल करके आती है वो है बीजेपी का इसमें इन्वॉल्वमेंट। हम सब जानते हैं कि इस तरीके से मंत्रियों का, इस तरीके से पार्टियों के भीतर से मेंबर्स का खरीद फरोख्त करना, एक तो ये मंत्री खरीदे जाते हैं, हम और आप सब जानते हैं, और फिर हम कुछ कर नहीं पाते। ये हमारा डिसेबिलिटी। अगर बोला जाए तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम जनता जो है एक तरीके से डिसेबल्ड है। ये हमारी डिसेबिलिटी कि हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, ये जानते हुए पूरा देश दुनिया जान रही है कि इस टाइम पे मानेसर के अंदर सारे जो बैठे हुए हैं उनका क्या इंटेंशन है और वो करना क्या चाहते हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं, ये सारे सवाल है। तो ये सारे मुद्दे हैं, ये सारे सवाल हैं, ये मेरे दिमाग में आ रहे हैं तो मैंने आपके सामने अभिव्यक्त किया। आपके दिमाग में भी अगर इन बातों के ऊपर ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए या फिर खुद से वीडियोस बनाइए और लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही देश के परिस्थितियों पे हम चर्चा करते रहेंगे। आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए।